हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो नया कोर्स है हमारा 2020 का लास्ट ईयर जो नया सिलेबस आया था, अभी वही सिलेबस आप लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है 2021-22 के लिए। एंड जो पेपर पैटर्न है बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का वो भी सेम एप्लीकेबल है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो अभी सितंबर में जिन्होंने अपने क्लास इंप्रूवमेंट के लिए ऑफलाइन एग्जाम लिखे थे कि भाई उनको उनके परसेंटेज से सेटिस्फाई नहीं है तो उनको एग्जाम लिखना था, और तो यहाँ पर उसी पेपर का जो है सोल्यूशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन पर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। अदर सब्जेक्ट के भी आप लोगों को सोल्यूशंस रिसीव होने वाले हैं। इससे आप लोगों को पेपर पैटर्न की आइडिया भी मिल जाएगी और आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगी भी किस तरीके से बोर्ड का पेपर आता है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें कि अटेम्प्ट द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का ये पेपर है। अभी जस्ट सितंबर में एग्जाम हुई, जैसे मैं आपसे बोल चुकी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि अटेम्प्ट द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस, तो यहाँ पर आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं है। मतलब यहाँ पर आपको 20 मार्क के लिए 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये चारों ही क्वेश्चन आपको अटेंड करने हैं। तो आपको इसका मतलब एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी से उसकी प्रिपरेशन आप लोगों को शुरू कर देनी चाहिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, आपको सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है एंड रीराइट द सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस को फिर से लिखना है, आपको रीराइट करना है। मैंने यहाँ पर सेंटेंस को रीराइट नहीं किया है, मैंने जस्ट आंसर को हाईलाइट किया है। आप लोगों को स्टेटमेंट जो है सेंटेंस है वो फिर से लिखना है। तो यहाँ पर ये 5 मार्क के लिए है, तो 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। ईच क्वेश्चन के लिए 1 मार्क अलॉट किया गया है। तो सबसे पहला, अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड एज, जो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की बता रहा है वो स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं। तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस के लिए जो स्टेटमेंट होता है वो बैलेंस शीट होता है। हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी पढ़ा है एंड 11th स्टैंडर्ड में सोल ट्रेडिंग प्रोप्राइटरशिप के अंडर में भी आप लोगों ने ये पढ़ा है कि भाई बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। देन सेकंड यहाँ पे दिया है कि द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड टास्क इज, कौन सा प्रोग्राम है, सेट ऑफ प्रोग्राम कौन सा है जो कि ये कंप्यूटर को डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक्शंस मतलब अपने जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए डायरेक्शन देने वाले प्रोग्राम को हम क्या बोलते हैं, उस सेट को हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। दैट विल कम एज सॉफ्टवेयर। आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर आंसर लिखना है, आपको पूरा सेंटेंस लिखना है इस तरीके से, द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म डिजायर्ड टास्क इज सॉफ्टवेयर। इस तरीके से कंप्लीट सेंटेंस आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड है क्वेश्चन में यही कि रीराइट द, आपको रीराइट करना, रीराइट द सेंटेंसेस। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, द सेट ऑफ प्रोग्राम, ये हो गया। फिर द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन नेचर, जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो कौन से नेचर में वो प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको जो है यूनिवर्सल नहीं होता है, कंप्लीट भी नहीं होता, हिस्टोरिकल भी नहीं होता। आपका यहाँ पर जो आंसर आता है वो आता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं है। यहाँ पर समराइज्ड इन नेचर होता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं उनका जो नेचर है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, वो समराइज्ड इन नेचर होता है। एक समरी आपको प्रोवाइड की जाती है पूरे बिजनेस के सिचुएशन की। तो ये जो है आपका चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला, उसमें से ये क्वेश्चन आया है आप लोगों को। तो हो सकता है कि कुछ बच्चों का सिलेबस वहां तक पहुंच गया है, कुछ लोगों का नहीं पहुंचा हुआ है। तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ कि क्वेश्चन ये जो है चैप्टर नंबर 9 से ये क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 का आ गया एंड ये जो सेकंड क्वेश्चन था वो चैप्टर नंबर 10 से था। तो यहाँ पर एक्चुअल में ये जो ग्रीन में मैंने टाइप किया है वो आपको आंसर पता रहने के लिए मैंने किया है, बाकी यहाँ पर आंसर इसका है ही नहीं, यहाँ पे नन ऑफ दीज है। तो आपको लिखना द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इन नेचर, हियर द आंसर में आप खाली नन ऑफ दीज लिख दोगे, आपको सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं होगा, आपको नन ऑफ दीज लिखना है। एक्चुअल में इसका जो अगर मान लीजिए आंसर दिया होता तो वो समराइज्ड इन नेचर इस तरीके से दिया होता। देन फोर्थ वन, द बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है, रिटायर्ड पार्टनर का जो बैलेंस होता है ऑफ रिटायर्ड पार्टनर इज ट्रांसफर टू हिज अकाउंट, तो उसके कौन से अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं, रिटायर्ड पार्टनर के बैलेंस को जो है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, उसके लोन अकाउंट में। यहाँ पर ये जो कुछ आपको ऑप्शंस दिख रहे होंगे, एग्जीक्यूटिव्स लोन, वाइफ लोन, सन्स लोन, तो ये सारे के सारे जो है ये डेथ वाले उसमें आता है। यहाँ पर डेथ वाले, यहाँ पर रिटायरमेंट की बात हो रही है तो पार्टनर के लोन अकाउंट में ये ट्रांसफर किया जाता है।
जो बैलेंसिंग फिगर होता है रिटायर्ड पार्टनर का। देन नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर बी, तो सारे के सारे आपको अटेंड करने हैं। राइट अ वर्ड, या तो आपको कोई वर्ड लिखना है, नहीं तो टर्म देना है, टर्म लिखना है, मतलब बुक कीपिंग में जो टर्म्स दिए हुए हैं वो, नहीं तो फ्रेज विच कैन सब्सटीट्यूट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो नीचे स्टेटमेंट्स दिए हैं तो उनके लिए आपको या तो वन वर्ड लिखना है या टर्म या फ्रेज, तो ये भी 5 मार्क के लिए है। तो द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स, जिसपे डिविडेंड फिक्स नहीं होता है तो ऑब्वियसली वो इक्विटी शेयर्स होते हैं। इक्विटी शेयर्स पे है ना डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, इक्विटी शेयर्स पे जो है डिविडेंड है वो फिक्स नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड फिक्स नहीं होता है, प्रेफरेंस शेयर पे फिक्स डिविडेंड होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है वो इक्विटी शेयर्स आएगा, वन वर्ड आपको लिखना है इक्विटी शेयर्स। नाउ अमाउंट विच इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम ड्रॉई, ड्रॉई कौन होता है, तो ड्रॉई कस्टमर होता है। ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो चैप्टर पढ़ोगे आप, चैप्टर नंबर 7, तो उस चैप्टर नंबर 7 में ड्रॉई मतलब जो है वो कस्टमर होता है। तो कस्टमर से जो अमाउंट रिकवर नहीं होता है ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी की, भी वो कस्टमर इंसॉल्वेंट हो गया तो उस अमाउंट को हम क्या लिखते हैं, एज अ बेड डेब्ट्स हम रिकॉर्ड करते हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसे एज अ बेड डेब्ट्स रिकॉर्ड करते हैं। सेम प्रोसेस जो है वो आप लोगों का पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में भी होता है। अगर कोई डेटर है वो अनेबल टू पे द अमाउंट, तो फिर उसका अमाउंट हम एज अ बेड डेब्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट होने की वजह से अगर ड्रॉवर पेमेंट नहीं कर रहा है, भले वो पार्शियल पेमेंट हो या फुल पेमेंट वो नहीं कर पा रहा है, तो वो बेड डेब्ट्स में ही आपको लिखना है, एज अ बेड डेब्ट आपको टर्म यूज करना है। देन लायबिलिटी लाइकली टू अराइज इन फ्यूचर ऑन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स, कुछ इवेंट्स अगर टेक प्लेस करते हैं, कुछ इवेंट्स अगर होने वाले हैं ऐसे जहां पर कि आपको मतलब यहाँ पर क्या है, हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स मतलब हो भी सकते हैं वो लायबिलिटी और नहीं भी अराइज हो सकती, दोनों भी केस है, इधर इट विल अराइज और इट विल नॉट अराइज, तो वो कंटिंजेंट लायबिलिटी होती है। यहाँ पे आपको लायबिलिटी वर्ड भी टेक्स्ट करना है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, दैट लायबिलिटी इज व्हाट, कंटिंजेंट लायबिलिटी। यहाँ पे आपको लायबिलिटी भी टेक्स्ट कर लेना है वर्ड। देन फोर्थ वन, द रेशियो बाय विच सर्वाइविंग पार्टनर्स, जो सर्वाइविंग पार्टनर्स है आर बेनिफिटेड ऑन डेथ ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है, किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जो बिजनेस को कंटिन्यू करने वाले सर्वाइविंग जो पार्टनर है, तो वो कौन से रेशियो में बिजनेस में जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है शेयर करेंगे, तो गेन रेशियो और बेनिफिट रेशियो, हम उसे गेन रेशियो भी बोलते हैं, बेनिफिट रेशियो भी बोलते हैं। इवन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी वही होता है, गेन रेशियो ही हम कैलकुलेट करते हैं, गेन रेशियो या फिर बेनिफिट रेशियो। तो गेन रेशियो की यहाँ पे फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं है, पर मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि भाई गेन रेशियो के लिए आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, क्या फॉर्मूला आना चाहिए। गेन रेशियो में आपका गेन रेशियो इज इक्वल्स टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, आपको नया रेशियो जो दिया रहता है उसमें से ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं तो गेन रेशियो में रिसीव हो जाता है। देन फिफ्थ वन, अकाउंट ओपनड फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूड करने के लिए, मतलब उसको एसेट्स एंड लायबिलिटीज के रीवैल्यूएशन के लिए कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है। तो ये जो रीवैल्यूएशन वाला जो अकाउंट है वो आपका प्रॉफिट, आपका जो है एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, और हम जो डेथ ऑफ पार्टनर उसमें भी रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को एक और दूसरा नाम है जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोलते हैं। तो आपको दोनों नाम आने चाहिए, यहाँ पर आप एक भी कोई लिखोगे तो आपको सही फुल मार्क्स 1 मार्क मिल जाने वाला है। आंसर 5 रीवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इस तरीके से आपको लिखना है। देन यहाँ पर सी क्वेश्चन है फाइंड आउट ऑड वन, आपको ऑड वन फाइंड आउट करना है, फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट के लिए आपको यहाँ पर देखना है कि भाई कौन से कैटेगरीज में फॉल करते, तो आपको ट्रिकी वे में दिमाग लगाते हुए भाई क्या आना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर डिक्रीज इन फर्नीचर, तो डिक्रीज इन फर्नीचर इज अ लॉस फॉर बिजनेस। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, ये भी एक तरीके से लॉस ही हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, लॉस हो गया बिजनेस के लिए। या डिक्रीज इन फर्नीचर जो है वो डेप्रिसिएशन वगैरह की वजह से होता है। देन इंक्रीज इन बिल्स पेबल, अगर बिल्स पेबल इंक्रीज होते हैं, जैसे बिल्स रिसीवेबल कैसे होता है, जो डेटर से पैसा रिसीव होने, मतलब जो एक तरीके से हमारे कस्टमर होते हैं, तो बिल्स पेबल जो है वो सप्लायर को हमने साइन करके दिया हुआ रहता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स पेबल जो में इंक्रीज होना, मतलब ये भी एक तरीके से है ना हमारे बिजनेस के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये लॉस हो गया। तो ये तीनों जो आइटम है लॉस वाली है। यहाँ पे आरडीडी रिटर्न ऑफ, अगर आरडीडी राइट ऑफ होता है मतलब आरडीडी रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस होना मतलब बिजनेस के लिए प्रॉफिट हुआ है एक तरीके से, वो गेन जैसे ही हम उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर है ना आरडीडी रिटर्न ऑफ इज द ऑड वन आउट, ये जो है ये ऑड वन आउट है, आरडीडी रिटर्न ऑफ है, ये क्या है, दिस इज द ऑड वन आउट।
तो आपको यहाँ पर आरडीडी रिटर्न ऑफ को ऑड वन में फाइंड आउट करना है। आपको रीजन देने की जरूरत नहीं, रीजन मैंने आपको यहाँ पे जस्ट बताया कि ऑल द अदर्स आर इक्विवेलेंट टू एक्सपेंडिचर्स, वो एक्सपेंडिचर्स की तरह ही होते हैं। आरडीडी आपको मैं फिर से रिपीट करूँ, रिटर्न आपको यहाँ पे रीजन देने की जरूरत नहीं, रीजन में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने के लिए यहाँ पे रीजन मैंने लिखा कि ऑल अदर्स इक्विवेलेंट टू द एक्सपेंडिचर। आपका जो आंसर है वो आरडीडी रिटर्न ऑफ आना चाहिए। और देन सेकेंड यहाँ पर दिया कि सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड या सन्ड्री रिसिप्ट्स या इंटरेस्ट रिसिप्ट या ऑडिट फीस। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मतलब ये रिसिप्ट्स हो गई बिजनेस के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जो चैप्टर नंबर 2 है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें इनकम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वो है बिजनेस के लिए इनकम। देन सन्ड्री रिसिप्ट्स वो इनकम हो गया, एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड वो भी इनकम हो गया। ऑडिट फीस जो है वो पेमेंट होता है, ऑडिट फीस इज एक्सपेंडिचर, ये क्या है, ये पेमेंट है, दिस इज अ पेमेंट, ये पेमेंट है, इसीलिए आप इसको क्या करोगे, पेमेंट में आप दिखाओगे कि ऑल अदर्स आर रिसिप्ट्स, ऑल अदर्स आर रिसिप्ट्स, एंड ये जो ऑडिट फीस है वो एक्सपेंडिचर है, पेमेंट है, इसीलिए हम इसको ऑड वन में दिखा रहे हैं। इनकी कैटेगरी में, इनकी जोड़ी में ये मैच नहीं होता है। देन थर्ड यहाँ पे दिया डॉक चार्जेस, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में आता है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंडर में आता है, कस्टम ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वेजेस एंड सैलरी है ट्रेडिंग में आता है। तो मतलब यहाँ पे डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी एंड वेजेस एंड सैलरी ये सारे के सारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंडर में आते हैं। तो जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, मतलब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो डॉक चार्जेस, कस्टम ड्यूटी एंड वेजेस एंड सैलरी को हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। तो ये जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है ये तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, तो ये क्या हो गया, ये ऑड वन आउट हो गया आपका। तो ये आपको यहाँ पे ऑड वन आउट में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी लिखना है। देन फोर्थ वन इलेक्ट्रिसिटी बिल, ट्रेड बिल, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो ट्रेड बिल है, इनलैंड बिल है, फॉरेन बिल है, ये सारे के सारे आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टाइप्स है, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गए। ये इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये जनरल है, ये आपके घर में भी आता है, मेरे घर में भी आता है, इसमें कोई वैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं, ये एक्सपेंडिचर है, ये कोई टाइप ऑफ बिल नहीं है, मतलब एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टाइप नहीं है। आई मीन यहाँ पर ट्रेड बिल, इनलैंड बिल, फॉरेन बिल ये सारे के सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टाइप है, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे रीजन ऑल द अदर्स आर टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये रीजन फिर से बोल रही हूँ, रीजन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देन फिफ्थ यहाँ पर क्रेडिटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, जनरल रिजर्व, कैपिटल। तो ये जो क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है, कैपिटल है, ये सारे के सारे लायबिलिटीज के अंडर में आता है। ये जो लैंड एंड बिल्डिंग है ये एसेट है, दिस इज एसेट। तो ये जो एसेट है इसको हम ऑड वन में लिखेंगे क्योंकि उनकी कैटेगरी से ये मैच नहीं करता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ऑड वन आउट लिखना है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे रीजन में इसका लिख सकते हो कि ऑल द अदर्स आर क्रेडिटेड टू द लायबिलिटीज, लायबिलिटीज में हम उसको क्रेडिट करते हैं, आर मेंशन्ड अंडर द लायबिलिटीज, इस तरीके से हम लिखेंगे, इसलिए लैंड एंड बिल्डिंग तो एसेट है। देन जो डी, क्वेश्चन नंबर डी है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का सब क्वेश्चन नंबर डी, तो ये भी आपको कैलकुलेट द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर कैलकुलेशंस करने, बहुत आसान क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टोटल 5 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि व्हेन डेप्रिसिएशन इज 7,500, डेप्रिसिएशन 7,500 है, एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अ लाइब्रेरी इज, जो क्लोजिंग बैलेंस है लाइब्रेरी का वो 92,500 है, दैट इज 92,000, वो 92,000 यहाँ पे ये ना 7 मिसप्रिंट हो गया है, तो ये आपको नहीं लिखना है, इज 92,500। तो कैलकुलेट द ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी बुक के ओपनिंग बैलेंसेस आपको निकालना है। तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू जो करंट ईयर की जो क्लोजिंग बैलेंस है प्लस वो डेप्रिसिएशन जो उस पर चार्ज हुआ है, कोई सेल हो गया है, अगर मान लो कोई सेल हो जाता, लाइब्रेरी बुक्स को हम सेल कर देते, सेल ऑफ स्क्रैप एंड ऑल, तो सारे के सारे हम ओपनिंग बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू, इस क्वेश्चन के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू क्लोजिंग बैलेंस प्लस डेप्रिसिएशन करना है। तो देयरफॉर ओपनिंग बैलेंस इज इक्वल्स टू 92,500 क्लोजिंग बैलेंस का प्लस 7,500 डेप्रिसिएशन का, तो ओपनिंग बैलेंस का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पर 1 लाख रुपीज। तो 1 लाख रुपीज जो है वो ओपनिंग बैलेंस हो गया किसका, लाइब्रेरी बुक का। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बोला A, B and C आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2, 1/3 and 1/6।
तो इस रेशियो में वो लोग शेयर करें। एंड इफ ए रिटायर्स, अगर ए रिटायर होता है, व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। तो यहाँ पर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए पहले सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे डिनोमिनेटर में है ना डिफरेंट नंबर्स है, तो आपको पहले डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करना है। सो आप फर्स्ट स्टेप विल बी, फर्स्ट वी विल इक्वलाइज द डिनोमिनेटर को इक्वलाइज करेंगे। तो उसके लिए आपको 1/2 1/3 1/6 विल बी इक्वल्स टू क्या होगा 3/6। तो ये 3/6 कैसे लिया, आप देखो यहाँ पे सबसे बड़ा जो नंबर है डिनोमिनेटर में वो 6 है। तो यहाँ इस जो फर्स्ट जो ए का जो रेशियो उसमें भी हमको 6 में कन्वर्ट करना है, अगर उसको तो हमको मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो 6 आता है। तो आपने अपने मर्जी से मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो वो न्यूमरेटर को भी देना है, डिनोमिनेटर को भी देना है। तो ये 3, अगर आपको ये रेशियोज में अगर कंफ्यूजन है कि कैसे इक्वलाइज करते हैं, तो इसके वीडियोज मैंने लगाए हैं चैनल पर, तो आप वहां पर जाकर देख सकते हो कि हाउ टू कैलकुलेट द रेशियोज। तो यहाँ पे 3/6 आ जाएगा। फिर 1/3 को हम इक्वलाइज करना चाहते हैं, प्रोपोर्शन वाले चैप्टर्स में आपने जो है स्कूल सेक्शन में सीखे हैं इक्वलाइज करना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 1/3 है, तो इसको अगर आप 1/6 फॉर्म मतलब इसका डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा 3 को। तो आपको 1 को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आपका 2/6 आ जाएगा। तो जो रेशियो है वो 3/6 = 2/6 = 1/6। दैट मीन्स ओल्ड जो रेशियो है पार्टनर्स का वो क्या आ गया 3:2:1। यहाँ पे कॉमा नहीं लेना है आप लोगों को, 3:2:1 का आ गया। अब इसमें से क्या करना है हमें, तो हमें जो ए का शेयर है, यहाँ पे ए जो है वो रिटायर हो रहा है, इसलिए हम ये जो ए है, ठीक है, ये ए रिटायर हो रहा है। तो जब आप ए का जो रेशियो है उसको आप रिमूव कर दोगे, उसको आप हटा दोगे, तो फिर आपके पास क्या बचेगा 2:1 बचेगा। तो ये 2:1 किसका नया रेशियो हो गया, ये पार्टनर, क्योंकि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर रहेंगे, जो सर्वाइविंग कंटिन्यूइंग पार्टनर है, तो उनका ये रेशियो होगा 2:1 का। तो हम यहाँ पर द न्यू रेशियो ऑफ बी एंड सी विल बी 2:1 व्हेन वी कैंसल ए शेयर। जब हम ए का शेयर कैंसिल कर देंगे तो 2:1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट जो है थर्ड वन, 12% पर एनम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे 12% का जो है 80,000 का बैंक लोन है, उस पर 12% का इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 6 महीने के लिए 80,000 पर। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट, तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय पीरियड, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अमाउंट कितना दिया, प्रिंसिपल अमाउंट जो हम बैंक से लोन लिए वो 80,000 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए, तो 6 इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 6/12 करेंगे, 6 मंथ डिवाइडेड बाय 12 मंथ मल्टीप्लाई बाय 12% मतलब 12/100, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू ₹4,800 आएगा, क्योंकि दिस 12 एंड दिस 12 विल गेट कैंसिल। फिर आपका 2 0 यहाँ से चला गया, यहाँ से 2 0 गए। ये तो कैलकुलेशन आप लोग करने में एकदम स्मार्ट हो। तो 8 6 कितना होता है 48, तो 4800 रुपीज जो है वो इसका इंटरेस्ट आ जाएगा बैंक लोन पे। जो भी बैंक लोन लिया है उस पर 6 महीने का 12% जो 80,000 पे इंटरेस्ट होता है वो 4,800 होगा। नाउ फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड का टोटल जो है वो 1 लाख दिया है एंड क्रेडिट साइड का जो टोटल है वो 60,000 दिया। आपको कैलकुलेट डेफिशिएंसी कैलकुलेट करना है। तो डेफिशिएंसी कब एराइज होती है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जब है ना डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि जो कैपिटल एक्चुअली इन जनरल बाय द रूल किसी भी पार्टनर का कैपिटल बैलेंस जो है ना वो ऑलवेज क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए। अगर क्रेडिट बैलेंस नहीं है तो मतलब डेफिशिएंसी अराइज हो रही है। तो यहाँ पे जो डेफिशिएंसी आप अकाउंट को क्लोज करते हो तो डेफिशिएंसी इज इक्वल्स टू क्या होता है, जब डेबिट साइड मोर होता है, जब भी डेबिट साइड इज मोर, डेबिट साइड मोर है तो मतलब डेफिशिएंसी अराइज हुई। तो यहाँ जो है 40,000 डेफिशिएंसी आपको लिखनी है। डेफिशिएंसी इज इक्वल्स टू डेबिट बैलेंस माइनस क्रेडिट बैलेंस, देयरफॉर डेफिशिएंसी विल बी क्या 1 लाख माइनस 60,000 करोगे तो 40,000 आपका डेफिशिएंसी आ जाएगा। देन लास्ट बट नॉट लीस्ट, आगे के सॉल्यूशंस के वीडियो जो है वो आपको जल्दी ही मिलेंगे। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि इज इट गोइंग टू हेल्प यू ऑल इन योर एग्जाम। आपको ऐसे लगता है तो फिर मैं भी हार्डवर्क करूंगी, मेहनत करूंगी और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। जैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आंसर्स, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि भी आप भी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो यहाँ पर 5th वन, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड फॉर
द ईयर एंडिंग 30 सितंबर तक का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 2020 तक का एंड अमाउंटेड टू ₹1500। यहाँ पे बोला 1500 का जो अमाउंट है प्रीमियम का अमाउंट वो 1500 पे किया। कब तक किया है? तो 30 सितंबर 2020 तक का पे किया है। फॉर द ईयर मतलब पूरे ईयर का पे किया। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेट करने बोला है, कैलकुलेट प्रीपेड इंश्योरेंस। आपको बोल दिया यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस, अगर नहीं बोला होता तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस ही होता है। वो कैसे हम क्लिक करते हैं भाई, हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है 31 मार्च को एवरी ईयर कंप्लीट होता है। तो 31 मार्च 2020 को बुक्स बंद हो गए, मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर तक आगे तक पे किया, मतलब 6 महीना एडवांस का पेमेंट हुआ है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। तो यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रीपेड इंश्योरेंस इज इक्वल टू 6 महीने का एडवांस है तो मतलब 750 रुपए आएगा। कैसे निकला 750? तो आप 1500 को 2 भाग में डिवाइड कर दो, 6 महीने का मतलब 2 टुकड़े करेंगे ना हम लोग इसके, तो 2 टुकड़े करते ही हमको जो अमाउंट है वो कितना मिल जाएगा, वो 750 मिलेगा। 1500 का हमें यहाँ पर 60 क्या बोलते हैं हाफ कर देना है, हाफ कर देना है। हाफ करेंगे तो यहाँ पर आपको जो अमाउंट है वो 750 रुपीज मिल जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर प्रीपेड इंश्योरेंस का। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे की वीडियोस पाने के लिए आप लोगों को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करना है। सारे क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशंस है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ इस पेपर के। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।